हेलो फ्रेंड, मैं सौरभ गुप्ता आप सभी का आज के सेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विसेज सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में, जो कि आप लोगों के लिए अपकमिंग एग्जाम में बेनिफिशियल होने जा रहे हैं। कुछ एमसीक्यूज ऐसे हैं जो कि लास्ट ईयर एग्जाम्स में, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, उनसे रिलेटेड है। और अदर एमसीक्यूज ऐसे हैं जो कि आप लोगों के लिए आपका जो कंसेप्ट है, आपका जो नॉलेज बेस है इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, उसको इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो उन्हीं सेलेक्टेड एमसीक्यूज के साथ आज हम लोग आप लोगों के सामने इस वीडियो के साथ हैं। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। ज़्यादा टाइम न लेते हुए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, और इस वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट जानकारी मिस ना हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? ए ब्रॉड स्टेटमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इट स्पेसिफाइज हाउ इट विल अचीव इट्स गोल। ए ब्रॉड स्टेटमेंट, ब्रॉड का मतलब यहां पर लेंथी स्टेटमेंट नहीं है, यहां पर है जो कि अपने आप में एक ब्रॉडर मीनिंग छुपाए हुए, एक ब्रॉडर सेंस छुपाए हुए है, वो होता है आपका ब्रॉड स्टेटमेंट। या एक ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव, एक बड़ा ऑब्जेक्टिव अपने अंदर छुपाए हुए है, वो है ब्रॉडर स्टेटमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट स्पेसिफाइज हाउ इट विल अचीव इट्स गोल, जो कि ये बताता है कि आप अपने गोल को अचीव करोगे। तो देखिए, जब भी कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होता है तो उसमें दो प्रकार के स्टेटमेंट बनाए जाते हैं। एक होता है आपका विजन स्टेटमेंट और दूसरा होता है आपका मिशन स्टेटमेंट। विजन स्टेटमेंट दिखाता है आपका फ्यूचर ऑब्जेक्टिव्स। विजन स्टेटमेंट क्या दिखाता है? आपका फ्यूचर ऑब्जेक्टिव्स, मतलब ये इंस्टीट्यूट भविष्य में अपने आप को कहां देखना चाहता है। वेयर वेयर इट वांट टू गो, ये भविष्य में कहां अपने आप को देखना चाहता है, किस लेवल पर, किस लेवल की प्रोग्रेस ये करना चाहता है, क्या इसका अचीवमेंट होगा, वो इंडिकेट करता है आपका विजन स्टेटमेंट। दूसरा है मिशन स्टेटमेंट। मिशन स्टेटमेंट बताता है हाउ इट विल गो, ये कैसे पहुंचेगा, मतलब उसकी प्रोसेस। ठीक है, तो फ्यूचर ऑब्जेक्टिव्स जो इंडिकेट करता है वो आपका विजन स्टेटमेंट। मिशन स्टेटमेंट बताता है कि उस स्टेटमेंट को, उस विजन को, उस फ्यूचर प्लानिंग को किस तरीके से अचीव किया जाएगा। ठीक है, तो वेयर इट वांट टू गो वो हो गया आपका विजन स्टेटमेंट, एंड हाउ इट विल गो, किस तरीके से इसको अचीव किया जाएगा, वो हो गया आपका मिशन स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बात करते हैं हम एक नर्सिंग इंस्टीट्यूट की, नर्सिंग इंस्टीट्यूट की। अगर आप एक नर्सिंग इंस्टीट्यूट ओपन करना चाहते हैं तो आपके लिए विजन स्टेटमेंट क्या आप डिसाइड कर सकते हैं, क्या आप बना सकते हैं? विजन स्टेटमेंट क्या बना सकते हैं? टू सेट अप ए इंस्टीट्यूट दैट विल मेक रिफॉर्म्स इन नर्सिंग एजुकेशन। मतलब हमारा विजन स्टेटमेंट क्या है, हमारी फ्यूचर प्लानिंग क्या है कि हमें एक इस प्रकार का नर्सिंग इंस्टीट्यूट बनाना चाहते हैं, इस प्रकार का एक इंस्टीट्यूट सेटअप करना चाहते हैं जो कि नर्सिंग शिक्षा के क्षेत्र में, नर्सिंग एजुकेशन के क्षेत्र में क्या लेकर के आए? रिफॉर्म्स करे, एक बदलाव लेकर के आए। मिशन स्टेटमेंट क्या हो सकता है? टू प्रोवाइड क्वालिटी नर्सिंग एजुकेशन with use of आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी इंक्लूड कर दिया कि हम नर्सिंग एजुकेशन में रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं, तो वो किस तरीके से लेकर के आएंगे हम? तो हम नर्सिंग क्वालिटी नर्सिंग एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये हो गया हमारा मिशन स्टेटमेंट। इसका मतलब हम नर्सिंग एजुकेशन में रिफॉर्म्स किस तरीके से लाने जा रहे हैं, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करेंगे ताकि हम नर्सिंग एजुकेशन में रिफॉर्म्स ला सकें। तो इन स्टेटमेंट्स में आप देख सकते हैं कि जो विजन स्टेटमेंट है वो हमारे फ्यूचर प्रेडिक्शंस को इंडिकेट कर रहा है कि हम भविष्य में कहां होना चाहते हैं, और मिशन स्टेटमेंट इंडिकेट्स कर रहा है कि हम अपने विजन स्टेटमेंट को, हम अपने विजन को किस तरीके से अचीव करेंगे। तो वो हो गया आपका मिशन स्टेटमेंट। ठीक है, अब ये मिशन स्टेटमेंट भी अपने आप में एक ब्रॉडर
सेंस रखता है, अपने आप में एक ब्रॉडर मैसेज इंडिकेट किए हुए। अगर इस मिशन स्टेटमेंट को आपको अचीव करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको स्मॉल स्मॉल ऑब्जेक्टिव्स में ब्रेक करना पड़ेगा। तो आप इसको स्मॉल ऑब्जेक्टिव्स में ब्रेक करेंगे तो आप क्या बना सकते हैं सेंटेंस, ठीक है, टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन बाय experts with the help of ABAs और सॉफ्टवेयर्स। हमने पहला ऑब्जेक्टिव्स बनाया कि हम क्वालिटी एजुकेशन देंगे विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर्स और एबीएड्स। दूसरा हमने बनाया टू प्रोवाइड रियल लाइफ एक्सपीरियंस इन लेबोरेटरी, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं सिमुलेशन। क्या बोलते हैं, सिमुलेशन बोलते हैं। ये आपको सीईटी में भी काम देगा, कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजीज और सब्जेक्ट्स है उसमें भी ये चीज काम देगी। इसको अपन बोलते हैं सिमुलेशन। सिमुलेशन का मतलब होता है रियल लाइफ एक्सपीरियंस, ठीक है। लेबोरेटरी को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है आर्टिफिशियली कि वो हमको एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस देता है। जैसे आप वीडियो गेम खेलते हैं तो वीडियो गेम में क्या होता है कि आप सीट पर बैठे होते हो और आपकी स्टीयरिंग होती है, लेकिन सामने क्या चलती है, स्क्रीन चलती है, और आप उस स्टीयरिंग को मूव करते हैं तो आपका जो व्हीकल है, वर्चुअल व्हीकल जो है, स्क्रीन के अंदर मूव करता है, और अगर आप गलत टर्न लेते हैं तो आपका एक्सीडेंट हो जाता है। तो वहां पर आप क्या करोगे, उस स्टीयरिंग को हैंडल करना सीखते हो। तो कई बार एक्सीडेंट होगा तो आप उस स्टीयरिंग को मैनेज करोगे कि किस तरीके से मैं एक्सीडेंट से बच सकता हूं। तो ये टेक्निक कई जो मोटर ड्राइविंग स्कूल्स वाले हैं जो आपको कार चलाना सिखाते हैं वो ये टेक्निक यूज करते हैं। आपको एक्चुअली रोड पर ले जाने से पहले वो आपकी वर्चुअल ट्रेनिंग कराते हैं। तो जो वर्चुअल ट्रेनिंग है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, उसको अपन बोलते हैं सिमुलेशन। क्या कहते हैं, सिमुलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो टू प्रोवाइड रियल लाइफ एक्सपीरियंस, अब ये सिमुलेशन हम बच्चों के लिए जो पेशेंट के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं उसको हम लेबोरेटरी में डमी के ऊपर सिमुलेशन करवा सकते हैं, रियल लाइफ एक्सपीरियंस। तो इस तरीके से हमने क्या किया, दो ऑब्जेक्टिव बना लिए, और भी ऑब्जेक्टिव हम लोग बना सकते हैं। क्लियर है। तो ये हमने क्या किया, अपने इस मिशन स्टेटमेंट को अचीव करने के लिए हमने अपने इस ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव्स को स्मॉल स्मॉल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर ब्रेक कर लिया। तो ये जो स्मॉल 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 ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके एम्स एंड गोल। तो एम्स एंड गोल्स जो होते हैं वो आपके मिशन स्टेटमेंट को अचीव करने में हेल्प करेंगे, और मिशन स्टेटमेंट आपके विजन स्टेटमेंट को अचीव करने में हेल्प करेगा। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको हमने एग्जाम्पल के साथ समझा है। तो मुझे लगता है कि विजन स्टेटमेंट एंड मिशन स्टेटमेंट आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। विजन स्टेटमेंट क्या क्या होता है, वेयर द कंपनी और इंस्टीट्यूट वांट टू गो, और मिशन स्टेटमेंट क्या होता है, हाउ इट विल गो और हाउ इट विल अचीव इट्स गोल। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्लियर हो जाना चाहिए। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है एक ब्रॉड स्टेटमेंट। ब्रॉड स्टेटमेंट क्यों, क्योंकि ये अपने आप में एक ब्रॉड सेंस लिए हुए है, और इस ब्रॉड सेंस को हमने क्या किया, स्मॉल स्मॉल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर ब्रेक डाउन कर लिया, और ये हमारा बन जाता है हमारा एम्स एंड गोल्स। ठीक है, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, ब्रॉड स्टेटमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दैट स्पेसिफाइज हाउ इट विल अचीव इट्स गोल, अपने गोल्स को किस तरीके से पूरा करेगा, तो वो हो गया आपका मिशन स्टेटमेंट। ठीक है, तो तीन ऑप्शन आपके सामने क्लियर हो गए, एम्स का क्लियर हो गया, मिशन स्टेटमेंट क्लियर हो गया, विजन स्टेटमेंट क्लियर हो गया। ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, एम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और आपको पता है कि एम्स जो है वो रिसर्च और मैनेजमेंट के ऊपर स्पेशल फोकस देता है। जब वो एग्जाम कंडक्ट कराता है तो रिसर्च, नर्सिंग रिसर्च एंड मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विसेज, इन दोनों सब्जेक्ट्स को भी एक्स्ट्रा वेटेज देता है, और इनसे रिलेटेड बहुत ही अच्छे स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ताकि वो स्टूडेंट के अंदर मैनेजरियल स्किल्स को और रिसर्चर्स एटीट्यूड को आइडेंटिफाई और असेस कर सके। इसलिए जब हम नॉर्सेट का एग्जाम देते हैं या अदर एग्जाम हम लोग देते हैं तो वहां पर हम इनके वेटेज को इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो जिस प्रकार का इंस्टीट्यूट है उसी प्रकार का इसका क्वेश्चन भी बनता है। तो मिशन स्टेटमेंट एंड विजन स्टेटमेंट ये एक हायर लेवल का प्लानिंग है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस है। ठीक है, जो कि अगर हम एज ए लोअर लेवल एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं तो वहां पर ये चीजें आपको काम में नहीं आएंगी, लेकिन हम एक सुपरवाइजर या एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर हैं तो वहां पर हमको ये चीजें काम में आने वाली हैं। तो अब आप ये देखिए कि हम नर्सेज को कितना डेवलप करना चाहते हैं
इस लेवल पर डेवलप करना चाहते हैं कि वो मैनेजरियल फंक्शन को भी इजीली हैंडल कर सके। ठीक है, तो विजन स्टेटमेंट एंड मिशन स्टेटमेंट ये हायर लेवल का फंक्शन है। बात करते हैं पॉलिसी स्टेटमेंट की। तो पॉलिसी स्टेटमेंट क्या होता है, ये वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के गाइडलाइंस होती हैं जो कि एम्प्लॉयज के बिहेवियर को डायरेक्ट करती हैं। तो पॉलिसीज में आप क्या बना सकते हो कि कंपनी किस तरीके से काम करेगी, किसके साथ काम करेगी, किस प्रोडक्ट पर काम करेगी, और क्या इसके नॉर्म्स एंड वैल्यूज होंगे, कि क्या एथिकल इसके गाइडलाइंस होंगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो किसके अंतर्गत आएंगी, आपके पॉलिसीज के अंतर्गत आएंगी। और पॉलिसी जो है वो उस एम्प्लॉयज के बिहेवियर को डायरेक्ट करेगी, क्योंकि उन पॉलिसीज को फॉलो करना एम्प्लॉयज का क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। तो पॉलिसी स्टेटमेंट आपके बिहेवियर को डायरेक्ट करने का काम करती है। ये आपके प्रोसेस से रिलेटेड नहीं है कि आप अपने एम्स को किस तरीके से अचीव करोगे। तो यहां पर आपका आंसर क्लियर हो गया, वो हो गया आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिपोर्टिंग इंक्लूड्स। गुड रिपोर्टिंग्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। एक अच्छी जो रिपोर्टिंग होती है, रिपोर्टिंग क्या होती है कि कोई भी इंसिडेंस होता है वार्ड के अंदर या इंस्टीट्यूट के अंदर, या कोई भी प्रोसीजर्स होता है, उस प्रोसीजर्स की एग्जैक्टली आप डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हो। ठीक है, तो उसके आप एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हो और बाय रिपोर्टिंग आप सामने वाले को इन्फॉर्म कर रहे हो, तो वो होती है आपकी रिपोर्टिंग। तो डॉक्यूमेंटिंग एंड इन्फॉर्मिंग इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ रिपोर्टिंग। तो आपकी जो रिपोर्टिंग है वो कैसी होनी चाहिए, पहला है फैक्ट। फैक्ट पर बेस्ड होनी चाहिए या नहीं, फैक्चुअल। फैक्चुअल मतलब जो घटना, जो प्रोसीजर जिस तरीके से हुआ है उसी तरीके से उसको एक्सप्लेन करना चाहिए। अपनी बायस्ड थिंकिंग उस पर नहीं होनी चाहिए। जैसे आपको कंपनीज के किसी प्रोडक्ट की सेल पर या नर्सिंग केयर की क्वालिटी पर आपको एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया, तो आपने कहा कि जो नर्सिंग केयर क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से दी जा रही है, जबकि ऐसा नहीं है इंस्टीट्यूट में। ठीक है, या फिर अगर इंस्टीट्यूट में है कि जो स्टाफ है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन आप मान के चलते हो कि स्टाफ जो है वो प्रॉपर काम नहीं करता, तो आप उनके लिए नेगेटिव रिव्यूज देते हो। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, थिंकिंग जो होती है वो बायस्ड हो जाती है। आपके पर्सनल ओपिनियंस जो होते हैं वो उस रिपोर्टिंग में इंक्लूड हो जाते हैं, जो कि नहीं होने चाहिए। तो रिपोर्टिंग कैसी होनी चाहिए, फैक्चुअल। जो प्रोसीजर, जो इवेंट, जो इंसिडेंस जिस तरीके का है उसी तरीके से उसको हमको इन्फॉर्म करना है। तो फैक्चुअल होना चाहिए। दूसरा है एक्यूरेट, एक्यूरेसी होनी चाहिए। जब हम रिपोर्टिंग करते हैं तो वहां पर किसी भी प्रकार का गलती, मिस्टेक्स, एरर्स नहीं होने चाहिए, तो एक्यूरेट होने चाहिए। तीसरा है लेजिबिलिटी। लेजिबिलिटी का मतलब क्या है, कैसी लैंग्वेज होनी चाहिए, इजी लैंग्वेज होनी चाहिए। मतलब आपको इस तरीके से रिपोर्टिंग करनी है कि उसकी भाषा सामने वाले को आसानी से समझ में आ सके। द रिपोर्टिंग शुड बी क्लियर, इजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए। उसकी जो लैंग्वेज है वो सिंपल होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए एंड इजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए। तो लेजिबिलिटी होनी चाहिए, इजी लैंग्वेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कहना कुछ और चाहते हो और सामने वाले को समझ कुछ और जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लेजिबिलिटी होनी चाहिए, मतलब क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो ये तीनों ही फीचर्स जो है वो एक गुड रिपोर्टिंग को इंडिकेट करते हैं। तो फैक्चुअल होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, लेजिबिलिटी होनी चाहिए। ये बात आप लोग भी मानते हैं कि अच्छी रिपोर्टिंग हम उसी को कहेंगे। तो आंसर क्या जाएगा आपका, ऑल ऑफ द अबव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई ऑफ मैनेजमेंट वाज प्रपोज्ड बाय। जो थ्योरी एक्स है और थ्योरी वाई है वो किसके द्वारा दी गई। तो किसके द्वारा दी गई इसको हम समझेंगे बाद में। पहले हम बात करते कि थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई होती क्या है। तो देखिए, जो हमारा जो मैनेजमेंट को स्टडी करने वाले जो थ्योरिस्ट थे, उनका ये मानना था कि इंस्टीट्यूट में कुछ एम्प्लॉय ऐसे होते हैं जो कि लेजी होते हैं। कैसे होते हैं, इनबॉर्न लेजी होते हैं। मतलब वो आलसी होते हैं, अपने तरफ से कोई काम नहीं करेंगे। तो वो काम कब करेंगे, जब उनको ऑर्डर दिया जाएगा। तो उनको ऑर्डर दिया जाएगा, उस ऑर्डर को वो फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अपनी तरफ से कोई डिसीजन या कोई एक्टिविटी प्लान नहीं करेंगे। तो इनके साथ लीडरशिप स्टाइल कैसी होनी चाहिए, अथॉरिटेरियन। कौन सी होनी चाहिए, अथॉरिटेरियन। ठीक है, अथॉरिटेरियन स्टाइल में क्या होता है कि यहाँ पर जो लीडर होता है वो अपने एम्प्लॉयज से कोई ओपिनियन नहीं लेता, कोई उनसे इंस्ट्रक्शन नहीं लेता और सीधा उनको ऑर्डर देता है।
तो ये मान के चलते हैं कि जो इनबॉर्न या लेजी एम्प्लॉयज होते हैं वो ऑर्डर ही मान सकते हैं, वो अपनी तरफ से कोई भी डिसीजन नहीं बना सकते। तो ऐसे लोगों के साथ ऑथोरिटेरियन स्टाइल काम करती है। दूसरे कैटेगरी में आते हैं बाई तरीके के लोग। बाई थ्योरी क्या कहती है कि कुछ लोग जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। कैसे होते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं और इनको ऑर्डर की जरूरत नहीं पड़ती। डू नॉट रिक्वायर ऑर्डर। इंस्टेड वो जो लीडर है उसकी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। ये अपने ओपिनियंस रखते हैं और इनका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी अच्छा होता है। ये चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं और अपना एक्सपीरियंस दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो ये अपने ओपिनियन दे सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस अपना जो लीडर है उसके साथ शेयर कर सकते हैं और उसकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में उसको हेल्प और सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो लीडरशिप स्टाइल है वो कैसी होती है, डेमोक्रेटिक। यहां पर जो लीडरशिप स्टाइल होगी वो कैसी होगी, डेमोक्रेटिक होगी। देखिए बड़े आराम से हम इन चीजों को समझ रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। और एक एक कंसेप्ट हमको क्लियर करके चलना है। तो थ्योरी एक्स में कैसे होते हैं लोग, जो लेजी होते हैं और वो ऑर्डर्स फॉलो कर सकते हैं, जबकि थ्योरी वाई में कैसे होते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं और उनको आप सुपरवाइज करो या नहीं करो वो अपना काम उसी तरीके से और बेटर तरीके से करते हैं। इनको ऑर्डर की जरूरत नहीं पड़ती और आप इनके साथ मिलकर के कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। तो ये अपनी ओपिनियन शेयर कर सकते हैं और आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को गाइड कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ जो लीडर है उसको डेमोक्रेटिक स्टाइल फॉलो करनी चाहिए। तो यहाँ पर जो लीडरशिप स्टाइल रहेगी वो कैसी रहेगी, डेमोक्रेटिक रहेगी, जबकि यहाँ पर कैसी रहेगी, अथॉरिटेटिव रहेगी। ये एक सिंपल एक्सप्लेनेशन है थ्योरी एक्स एंड बाई का। तो ये जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है वो किसके द्वारा दिया गया है, डॉगलास मैकग्रेगर के द्वारा दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एम्स का पूछा हुआ क्वेश्चन है। हालांकि इस तरीके के क्वेश्चन अभी रेयरली हमको देखने को मिलते हैं कि थ्योरी से कोई क्वेश्चन पूछा जाए, बल्कि आपके मैनेजरियल स्किल्स को लेकर के ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन ये प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए हैं, इसलिए हमने इसको आपके सिलेबस में और आपके टीचिंग प्रोसेस में इंक्लूड किया है, ताकि ये चीज़ों की नॉलेज भी आप लोगों को रहे। क्लियर है। बात करते हैं विलियम औची की। इसने दी थी जेड थ्योरी। इसने क्या दी थी, जेड थ्योरी दी थी। तो उसने कहा कि एक्स थ्योरी भी हमने मान ली, बाई थ्योरी भी हमने मान ली। अब हमारी नज़र में कुछ एम्प्लॉयज ऐसे भी होते हैं जिनको कि आप अगर फाइनेंशियल सिक्योरिटी दो, क्या दो, फाइनेंशियल सिक्योरिटी दो और एम्प्लॉयमेंट की गारंटी दो, एम्प्लॉयमेंट गारंटी, मतलब उनका एम्प्लॉयमेंट लॉस नहीं होगा और डायरेक्टर की वजह से या कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से उनके एम्प्लॉयमेंट को कोई नुकसान नहीं होगा जब तक कि वो खुद से छोड़ के नहीं जाना चाहे। तो अगर इस तरीके की सिक्योरिटी मिल जाती है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल जाती है और उसके एम्प्लॉयज़ के लिए प्रमोशन के चांसेस बनते हैं, ग्रोथ के चांसेस बनते हैं, इनकम इंसेंटिव्स के चांसेस बनते हैं। तो ऐसी स्थिति में एम्प्लॉय जो होता है वो मोटिवेट होता है और वो कंपनी के लिए कैसा हो जाता है, लॉयल हो जाता है। कैसा हो जाता है, लॉयल हो जाता है। ठीक है, मतलब वो कंपनी को अपना समझ के काम करेगा। तो यहाँ पर तीन कैटेगरी के लोग, मतलब तीसरी कैटेगरी भी यहाँ पर हो सकती है और उसको नाम दिया उसने जेड थ्योरी। तो विलियम औची ने जो थ्योरी दी थी वो थी जेड थ्योरी। ठीक है। मैरी फॉलेट ने ह्यूमन रिलेशंस की बात की थी। ह्यूमन रिलेशन मतलब आपका सोशल एनवायरनमेंट कैसा है, उस ऑर्गेनाइजेशन का सोशल एनवायरनमेंट कैसा है, वो इन्फ्लुएंस करेगा आपके वर्किंग पोटेंशियल को। और चौथा है फ्रेडरिक टेलर। फ्रेडरिक टेलर ने जो है वो कौन सी थ्योरी दी थी, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। कौन सी दी थी, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी क्या कहती है, ये कहती है कि आपका जो वर्क प्रोसेस है वो सिस्टमेटिक होना चाहिए। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। मतलब एम्प्लॉयज को पता हो कि हमें फर्स्ट क्या करना है, सेकंड क्या करना है, थर्ड क्या करना है। पहला तो ये हो गया। दूसरा ये है कि आपका जो आपका कंप्लीट सेटअप है वो स्मॉल स्मॉल डिपार्टमेंट में डिवाइड होना चाहिए, स्मॉल स्मॉल स्टेप में डिवाइड होना चाहिए। जैसे हम लोग पढ़ते हैं पोस्ट कॉर्प की बात करते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग। तो ये सारे का एक साइंटिफिक मैनेजमेंट का एक एग्जांपल है। ठीक है, कि हमने अपने काम को अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट दिया, अलग अलग लोगों में बांट दिया और सिस्टमेटिक तरीके से हर आदमी को अपनी एक जिम्मेदारी दे दी और उसको उस प्रोसेस के अंदर हमने इंडल्ज कर दिया। क्लियर है।
तो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी क्या कहती है कि आपका एक कंपनी का एक वर्क सेटअप होना चाहिए, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होनी चाहिए जिसमें एम्प्लॉइज को पता रहे कि हमको करना क्या है। अगर एक सिस्टमेटिक प्रोसेस नहीं रहेगी और वो प्रोसेस अगर चेंज होती है तो एम्प्लॉइज भी क्या रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे, उनको पता नहीं रहेगा कि हमें करना क्या है और कैसे करना है। क्लियर है? तो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी इंडिकेट करती है कि सिस्टमेटिक प्रोसेस के को फेवर करती है और साथ के साथ कहती है कि वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपकी कंपनी को फॉलो करनी है। तो ये एक साइंटिफिक मैनेजमेंट कंसेप्ट है जो कि किसके द्वारा दिया गया है, फ्रेडरिक टेलर के द्वारा दिया गया है। क्लियर है? तो चारों ऑप्शन हमने यहाँ पे क्लियर किए थे और हमसे क्वेश्चन पूछा गया है वो है थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले हमको समझ में आना चाहिए कि थ्योरी एक्स क्या कहती है और थ्योरी वाई क्या कहती है, तो उसको भी हमने यहाँ पर समझ लिया। क्लियर है? तो थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई और उसके बाद दिया गया विलियम औची के द्वारा कंसेप्ट थ्योरी जेड का, वो भी हमको समझ में आ जाना चाहिए। तो तीनों कंसेप्ट के बीच में, तीनों प्रकार के एम्प्लॉइज के बीच का जो डिफरेंस है वो हमको क्लियर हो जाना चाहिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि अभी हमको बहुत लंबा सेशन लेना है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए तो हम आगे बढ़े, यस और नो? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है, आपसे क्या पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी किसने डेवलप की थी? अरे अभी पिछले क्वेश्चन में ही तो पढ़ा था कि साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी किसने डेवलप की थी, फ्रेडरिक टेलर ने डेवलप की थी। ठीक है? डॉगलास मैकग्रेगर जो है उसने क्या डेवलप किया, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। एडम स्मिथ एंड मैक्स वेबर, ये दोनों ह्यूमन रिलेशंस और सोशल फैक्टर्स को स्टडी करते हैं कि वो किस तरीके से हमारे वर्किंग पोटेंशियल को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। क्लियर है? तो आगे बढ़ने से पहले हम अपने प्लान्स के बारे में आपको बता देते हैं। जो हमारी कोचिंग है विनायक नर्सिंग एकेडमी के नाम से है और ये आपको नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए, स्टाफ नर्स की प्रिपरेशन के लिए, चाहे कोई सी भी एग्जाम हो उसके तैयारी में करने में आपको हेल्प करती है। पूरे इंडिया में सबसे कम प्राइस में, सबसे रीजनेबल प्राइस में आप लोगों को कोचिंग प्रोवाइड कराती है पूरे 1 साल के लिए। अगर आप हमारा प्लान खरीदते हैं तो पूरे 1 साल के लिए वैलिड रहेगा, जिसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, प्री रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि सारे सब्जेक्ट्स के हैं। दूसरा आपको क्या मिलेगा, इनके साथ क्या क्या फ्री आपको मिलेगा, फ्री पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। फ्री पीडीएफ नोट्स जो कि हमारी एक्सपर्ट्स फैकल्टी द्वारा तैयार किए गए हैं, खुद से तैयार किए गए हैं, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं है, प्रिंटेड नोट्स हैं। आपको ऐप के साथ पीडीएफ नोट्स सभी सब्जेक्ट्स के पढ़ने को मिलेंगे। कंप्लीट डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है, ऐसा नहीं कि कुछ जानकारी है उसमें और कुछ जानकारी छोड़ दी गई है। इसके अलावा पीडीएफ नोट्स भी हमारे टेक्निकली एडवांस है। अगर आप ऑनलाइन मोड पे जाते हो तो जो बिगिनिंग में इंडेक्स दी गई है उस इंडेक्स में आप किसी भी टॉपिक पर क्लिक करोगे, टच करोगे, टच करते ही वो पेज आपके सामने खुल जाएगा। तो एक टेक्निकली एडवांस आपको जो है और एक कंफर्ट आपको देने की कोशिश की गई है, इजीनेस, ताकि बच्चा जो है इस बार बार स्टूडेंट जो स्क्रॉल करने से बच सके। तीसरा आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चंस एमसीक्यूज, ठीक है, 5000 प्लस एमसीक्यूज जो है वो ऑलरेडी हमारे ऐप के अंदर इंक्लूड हो चुके हैं। तो ये दोनों ऑप्शंस भी, फ्री पीडीएफ्स का एंड इमेज बेस्ड एमसीक्यूज का और टेस्ट सीरीज का ऑप्शन भी आपको हमारे प्लान के साथ फ्री मिलता है बहुत ही रीजनेबल प्राइस में। तो प्राइस जानने के लिए और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, विनायक नर्सिंग एकेडमी इस नाम से आपको गूगल प्ले स्टोर पर ऐप मिल जाएगा। उस ऐप के अंदर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप हमारे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, 9950755186। तो ये हो गया, चलिए हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, हमारे कोर्स का जो है आपके लोगों के लिए इंट्रोडक्शन हो गया। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स वर कंडक्टेड बाय। हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट जो होता है वो क्या होता है, पहले हम ये समझेंगे। इसने पूछा है किसने कंडक्ट किया, हम समझेंगे कि पहले होता क्या है। देखिए, जब हम स्टूडेंट होते हैं या हम किसी के अंडर में काम कर रहे होते हैं तो हम अपना काम नेचुरल तरीके से करते हैं। अगर हमको करना है तो करेंगे, नहीं करना तो नहीं करेंगे। लेकिन जब हमको लगता है कि कोई हमको ऑब्जर्व कर रहा है,
कोई अथॉरिटी हमको ऑब्जर्व कर रही है, कोई हमारा मैनेजर हमको ऑब्जर्व कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, हमारा परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। क्या होता है, हमारा जो नेचुरल मेथड है वो कैसा हो जाता है, इम्प्रूव हो जाता है। कब, जब हमको लगता है व्हेन वी आर ऑब्जर्व्ड, जब हमको लगता है कि कोई हमको देख रहा है तो हमारा वर्किंग पैटर्न कंप्लीटली चेंज हो जाता है। इसको अपन कहते हैं हॉथॉर्न इफेक्ट। ये दिया गया था एल्टन मायो के द्वारा। तो ये हॉथॉर्न जो है वो कहां से नाम आया है, ये एक शिकागो में अमेरिका में कंपनी है, वेस्टर्न इलेक्ट्रिकल हॉथॉर्न इंजीनियरिंग। वेस्टर्न इलेक्ट्रिकल हॉथॉर्न इंजीनियरिंग कंपनी जो है उसके अंदर जो एल्टन मायो है वो उनकी वर्किंग एनवायरनमेंट के इन्फ्लुएंस को चेक करने गए थे कि एम्प्लॉयज पर उनके वर्किंग एनवायरनमेंट का, सोशल एनवायरनमेंट का क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है। लेकिन उन्होंने क्या देखा कि एम्प्लॉयज को पता था कि उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या था, उनका वर्किंग परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गया। तो उस चीज को उन्होंने नाम दिया हॉथॉर्न इफेक्ट, क्योंकि सबसे पहले इसको कहाँ ऑब्जर्व किया गया था, इस कंपनी के अंदर ऑब्जर्व किया गया था। ठीक है, तो वहां से हॉथॉर्न इफेक्ट आया है, और ये किसने दिया था, एल्टन मायो ने दिया था। क्लियर है। तो उसमें हमारा इतना जानना जरूरी है कि हॉथॉर्न इफेक्ट होता क्या है, ये हमको आना चाहिए, क्योंकि हॉथॉर्न जो है वो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टर्म है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है विद रेफरेंस टू एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन के जो एलिमेंट्स हैं उसको अपन किस नाम से जानते हैं, पोस्ट कॉर्ब के नाम से जानते हैं। तो पोस्ट कॉर्ब का पूरा मतलब क्या है, तो देखिए दो तीन टर्म हमको पता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग। अब आप देखिए कि प्लानिंग कहां से स्टार्ट हो रहा है, ए ऑप्शन में स्टार्ट हो रहा है एंड सी ऑप्शन में स्टार्ट हो रहा है। तो ये दोनों ऑप्शन तो हमारे यही लैप्स हो गए। ठीक है, अब हमको आगे चलना है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, यहां पर आ गया ऑब्जर्विंग, तो ये ऑप्शन हमारा वैसे ही क्रॉस हो गया। तो ऑप्शन क्या बचा, सी। इसका पूरा फुल फॉर्म क्या है वो मैं बता देता हूं आपको। वैसे यहां लिखा हुआ है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन और डिस्क्रिप्शन ऑफ द एब्रीविएशन पोस्ट कॉर्ब। पोस्ट कॉर्ब का मतलब क्या है, प्लानिंग, ये हमारा मैनेजमेंट प्रोसेस है, और ये आपकी साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी को भी इंडिकेट करता है। ये मैनेजमेंट की जो एलिमेंट्स है वो आपके साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के पार्ट है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी हमने की थी कि इट शुड बी ए सिस्टमेटिक प्रोसेस। ठीक है, तो ये फंक्शंस है, इनको अपन फंक्शंस भी बोलते हैं, एलिमेंट्स भी बोलते हैं, जो कि पर्सन को गाइड करते हैं कि आपका इंस्टीट्यूशन है वो किस तरीके से, किस प्रोसेस के द्वारा रन करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ नर्स मैनेजर। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका कि जो नर्स मैनेजर होती है, मतलब नर्सों के ऊपर जो उनकी एडमिनिस्ट्रेटर होती है, उसका प्राइमरी रोल क्या है। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, प्राइमरी रोल की बात कर रहे हैं, नर्सिंग रोल की बात नहीं कर रहे। तो प्राइमरी रोल क्या है, प्रोवाइडिंग बेड साइड केयर टू द पेशेंट। पेशेंट को बेड साइड केयर प्रोवाइड करना। बेड साइड केयर प्रोवाइड करना किसका काम होता है, स्टाफ नर्स का काम होता है। किसका काम होता है, स्टाफ नर्स का काम होता है। हालांकि जरूरत पड़ने पर इमरजेंसी सिचुएशन में जो नर्स मैनेजर है वो भी नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन वो एक स्पेशल केसेस में वो उसका प्राइमरी रोल नहीं है। तो ये ऑप्शन आपका नहीं रहेगा। दूसरा है सुपरवाइजिंग एंड लीडिंग नर्सिंग स्टाफ। तो मैनेजर हो चाहे एडमिनिस्ट्रेटर हो, उसका मेन काम क्या होता है, जो आपके अंडर एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनको सुपरवाइज करना, उनको देखना, अगर उनसे कोई गलती होती है तो उनको गाइड करना, उनकी गलतियां सुधारना। ठीक है, और उनको लीड करना, इंस्ट्रक्शन देना। कंडक्टिंग मेडिकल रिसर्च एंड टीचिंग नर्सिंग स्टूडेंट। टीचिंग नर्सिंग स्टूडेंट जो होता है वो नर्स एजुकेटर का काम होता है, नर्सिंग ट्यूटर या नर्सिंग एजुकेटर का काम होता है। कंडक्टिंग मेडिकल रिसर्च ये होता है नर्स रिसर्चर का काम। किसका काम होता है, तो मेडिकल रिसर्च कौन कंडक्ट करेगा, नर्सिंग रिसर्चर कंडक्ट करेगी। तो यहां पर हम बात किसकी कर रहे हैं, फिर ध्यान रखिए,
ऐसा कोई सा भी काम नहीं है जो वो नर्स नहीं कर सकती। नर्स मैनेजर्स ये सारे काम कर सकती है, क्योंकि ये सारे काम किससे रिलेटेड है, नर्सिंग से रिलेटेड है। लेकिन टर्म देखिए क्या दी हुई है, नर्स मैनेजर दी हुई है। ठीक है, अगर ये काम करने के लिए कहा जाए तो क्या ये नहीं कर सकती, कर सकती है। लेकिन क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि जो नर्स मैनेजर है उसका प्राइमरी रोल क्या है। तो प्राइमरी रोल क्या होगा आपका, सुपरवाइजिंग एंड लीडिंग नर्सिंग स्टाफ। क्लियर है। नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की रेस्पॉन्सिबिलिटी, निम्न में से कौन सी की रेस्पॉन्सिबिलिटीज है ऑफ ए नर्स मैनेजर इन मेंटेनिंग स्टाफ कॉम्पिटेंसीज। नर्स मैनेजर जो होती है उसकी मुख्य जिम्मेदारी क्या होती है, किस मामले में, मेंटेनिंग स्टाफ कॉम्पिटेंसीज, जो आपका स्टाफ है वो कॉम्पिटेंट रहे। कॉम्पिटेंट का मतलब क्या होता है, कुशल होता है। क्या होता है, कुशल या दक्ष, जिसको कि अपन बोलते हैं स्किल्ड होता है। तो इंग्लिश में कहें तो स्किल्ड होता है, मतलब जो जिसके अंदर क्वालिटी होती है, जो किसी भी काम को अच्छे तरीके से कर सकता है। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, नर्सिंग के काम की। तो जो नर्सिंग वाला काम है उसको वो अच्छे तरीके से कर सकता है, बेटर तरीके से कर सकता है, कुशलता के साथ कर सकता है, दक्षता के साथ कर सकता है, जो कि कैसा है, स्किल्ड है, उसको अपन बोलेंगे कॉम्पिटेंस। समझ में आ गया। तो कॉम्पिटेंस का मतलब समझ में आ गया। तो स्टाफ की कॉम्पिटेंस को कैसे मेंटेन किया जाए, उनके अंदर क्वालिटी को, उनके अंदर स्किल्स को कैसे मेंटेन किया जाए, तो उसके लिए एक नर्स मैनेजर को क्या करना चाहिए, हायरिंग एंड फायरिंग स्टाफ, स्टाफ को रिक्रूट करना और उनको निकालना, क्या ये करना चाहिए। दूसरा है कंडक्टिंग परफॉर्मेंस अप्रेजल। तीसरा है एंश्योरिंग स्टाफ अटेंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम्स। अब देखिए होता क्या है, तीनों ऑप्शंस को हम समझेंगे। हायरिंग एंड फायरिंग्स, जो क्वालिटेटिव स्टाफ्स हैं, जिनके पास हायर क्वालिफिकेशन है, जिनके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, उनको हायर करना। और जरूरत पड़ने पर ऐसा स्टाफ जो कि प्रॉपर नर्सिंग केयर नहीं दे पा रहे और प्रॉपर आपके इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर पा रहे, उनको निकालना, उनके जॉब को टर्मिनेट करना, ताकि आप अपने इंस्टीट्यूट के क्वालिटी नर्सिंग केयर वाले स्टैंडर्ड्स को मेंटेन कर सकें। तो ये काम हम कर सकते हैं ताकि हम अपने स्टाफ के अंदर कंपिटेंसीज मेंटेन कर सकें। दूसरा है कंडक्टिंग परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है आपके एम्प्लॉयज का जो परफॉर्मेंस है उसको इवेल्युएट करना, कि वो एम्प्लॉयज किस तरीके का काम करता है। ठीक है, तो परफॉर्मेंस अप्रेजल दो प्रकार का होता है। एक तो एम्प्लॉयर द्वारा किया जाएगा, जो कि आपके एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनके द्वारा किया जाएगा। दूसरा आपके साथ जो काम कर रहे हैं उनसे भी आपके बारे में फीडबैक लिया जाएगा। किनसे लिया जाएगा, तो एक तो कौन करेगा, एडमिनिस्ट्रेटर करेगा, एडमिनिस्ट्रेटर करेगा। तो एडमिनिस्ट्रेटर में यहां पर कौन हो गया, आपके नर्स मैनेजर। ये आपके वर्क को क्या करेगी, इवेल्युएट करेगी कि आप प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। दूसरा आपके करेंगे कौन, कलीग। कलीग मतलब होता है आपके साथ काम करने वाले, आपका स्टाफ, आपके अंडर काम करने वाले आपके जूनियर्स, आपके ऊपर काम करने वाले आपके सीनियर्स। उन सभी से आपके परफॉर्मेंस के बारे में क्या लिया जाएगा, फीडबैक लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा, फीडबैक लिया जाएगा। और ये जो फीडबैक है वो कहलाता है क्या, पीयर अप्रेजल कहलाता है। क्या कहलाता है, पीयर अप्रेजल। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाना चाहिए कि परफॉर्मेंस अप्रेजल जो होता है वो किसके द्वारा किया जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा किया जाएगा, आपके जो सुपीरियर है उनके द्वारा किया जाएगा। पीयर अप्रेजल किसके द्वारा किया जाएगा, आपके साथ काम करने वाले स्टाफ के द्वारा किया जाएगा। वो आपके बारे में उनका जो फीडबैक है वो आपके किसको देंगे, वो अपना फीडबैक किसको देंगे, आपके जो सुपीरियर्स हैं, जो बॉस है, जो आपके डायरेक्टर्स हैं, उनको देंगे। तो ये होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल, जब एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा किया जाए, हायर अथॉरिटी के द्वारा किया जाए, और अगर एम्प्लॉइज आपके साथी स्टाफ द्वारा किया जा रहा है, फीडबैक दिया जा रहा है, वो कहलाता है पीयर अप्रेजल। तो दोनों ही प्रकार के अप्रेजल्स जो है वो हम यूज कर सकते हैं ताकि आपके परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट किया जा सके और उस एवेल्यूएशन के आधार पर आपके परफॉर्मेंस में नेसेसरी मॉडिफिकेशंस किए जा सकें। तो ये काम भी हम लोग कर सकते हैं, ये जो काम है नर्स मैनेजर कर सकती है। तीसरा है एंश्योरिंग स्टाफ अटेंड, वो सुनिश्चित करे कि जो स्टाफ है वो अटेंड करे। क्या अटेंड करे, कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम्स। कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम्स क्या होते हैं,
कुछ हॉस्पिटल्स क्या करते हैं कि अपने स्टाफ को ट्रेंड करने के लिए, ट्रेंड मतलब अप टू डेट करने के लिए, देखिए जब आप क्वालिफिकेशन लेते हो उस वक्त टाइम और होता है, उस वक्त जो चीज़ें करंट में होती हैं वो आपको पता होती है। जब आप जॉब में आ जाते हो तो आपका एजुकेशन से एक ब्रेकअप हो जाता है, आप एजुकेशन में नहीं रहते उस दौरान। जैसे आपको 5 साल हो गया, 10 साल हो गया काम करते करते, तो उस टाइम तक जो टेक्नोलॉजी चेंजेस होती है, जो नए नए इन्वेंशंस होते हैं, जो नई नई टेक्नोलॉजीज मार्केट में आती है मेडिकल से रिलेटेड, जो नई टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट होती है आपके इंस्टीट्यूट में, उस टेक्नोलॉजी से उस स्टाफ को अवेयर कराना। ठीक है, तो उन स्टाफ्स को टाइम टू टाइम जो होता है आपके इंस्टीट्यूट द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है, और वो ट्रेनिंग क्या कहलाती है, कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम कहलाती है। तो अपने एम्प्लॉयज के अंदर, अपने स्टाफ के अंदर वर्किंग पोटेंशियल को डेवलप करने के लिए, उनके अंदर स्किल्स को डेवलप करने के लिए नर्स मैनेजर जो है वो कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट कर सकती है। तो ये क्या तीनों ही काम किसी इंस्टीट्यूट के अंदर एम्प्लॉयज के कंपिटेंसीज को मेंटेन करने के लिए एक नर्स मैनेजर द्वारा किए जा सकते हैं। तो आपका आंसर होना चाहिए यस। ये तीनों काम ऐसे हैं जो कि एक नर्स मैनेजर या एक लीडर या एक एडमिनिस्ट्रेटर अपने एम्प्लॉयज की कंपिटेंसीज को मेंटेन करने के लिए कर सकता है, और उसको करना चाहिए। तो आपका आंसर जाएगा क्या यहां पर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which management theories emphasizes the importance of understanding human needs and motivation। मतलब ऐसी कौन सी थ्योरी जो कि ह्यूमन नीड्स एंड मोटिवेशन को इंडिकेट करती है। तो उसमें आपका आता है क्या, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी मैंने बता दिया, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होना चाहिए, एक वर्क कल्चर होना चाहिए। ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट क्या होता है कि आपका एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो है वो ऑर्गेनाइज्ड होने चाहिए। ठीक है, जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिया आपने, डायरेक्टर बना दिया, ठीक है, एक परचेज डिपार्टमेंट बना दिया, परचेज डिपार्टमेंट बना दिया, सप्लाई डिपार्टमेंट बना दिया, सेल डिपार्टमेंट बना दिया, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट बना दिया। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट बना दी, क्या बना दिया आपने, ब्यूरोक्रेसी बना दी। ठीक है, सिस्टम थ्योरी, सिस्टम थ्योरी भी किस पर बेस्ड है आपके, कंपार्टमेंटलाइजेशन। मतलब अलग अलग आपने क्या कर दिया, आपके जो वर्क डिवीजन है उसको आपने, जो भी आप जिस वजह से आप अपने टास्क को अचीव कर सकते हो उसको आपने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, वो भी एक सिस्टम थ्योरीज है। तो सिस्टम थ्योरीज किस प्रिंसिपल पर काम करती है, आपके ह्यूमन बॉडी पर प्रिंसिपल पर काम करती है। ह्यूमन बॉडी प्रिंसिपल क्या है कि ये एक शरीर है और अलग अलग सिस्टम से बना हुआ है। रेस्पिरेटरी सिस्टम का अपना काम है, जीआरटी सिस्टम का अपना काम है, एक्सक्रेटरी सिस्टम का अपना काम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अपना काम है। तो ये अलग अलग सिस्टम्स हैं और इन सिस्टम्स को मिलाकर के कंप्लीट बॉडी बनती है, और सभी सिस्टम मिलकर के इस बॉडी को जीने में हेल्प करते हैं। उसी तरीके से किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो अलग अलग डिपार्टमेंट मिलकर के कॉमन गोल को अचीव करते हैं। ठीक है, तो वो सिस्टम थ्योरी होती है। तो हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है ह्यूमन नीड्स एंड मोटिवेशन पर कौन सी थ्योरी काम करती है, ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी। तो आपका आंसर क्या जाएगा, सी। तो बढ़िया, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ध्यान से समझिए क्वेश्चन को, विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में से कौन सा नहीं है, एक कंपोनेंट, एक घटक ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशंस इन नर्सिंग मैनेजमेंट। मतलब नर्सिंग मैनेजमेंट में इफेक्टिव कम्युनिकेशन का कौन सा ऑप्शन पार्ट नहीं है। एक्टिव लिसनिंग, फीडबैक, बॉडी लैंग्वेज एंड इग्नोरिंग कॉन्फ्लिक्ट। ऑप्शन पढ़ते हमको समझ जाना चाहिए कि कॉन्फ्लिक्ट को इग्नोर करना ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन का तरीका नहीं है। अगर आप कॉन्फ्लिक्ट्स को इग्नोर करोगे तो वो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जाएगा और ये स्टाफ के वर्क कल्चर को अफेक्ट करेगा। नर्स मैनेजर जो है उसको एक्टिव लिसनर होना चाहिए, बजाय कोई वो अपना बायस्ड थिंकिंग अपने एम्प्लॉयज पर थोपे। उसको अपने एम्प्लॉयज की प्रॉब्लम सुननी चाहिए, वो किस परेशानी का सामना कर रहे हैं, किस एनवायरनमेंट में वो काम कर रहे हैं, और उस एनवायरनमेंट में क्या मॉडिफिकेशन किया जा सकता है कि उनका जो वर्किंग पोटेंशियल्स है वो इम्प्रूव हो सके। तो एक्टिव लिसनर होना चाहिए, टाइम टू टाइम उसको फीडबैक लेना चाहिए। ठीक है, तीसरा है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज जो है वो भी आपका एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, आपका फेशियल एक्सप्रेशन, आपका पोस्चर, जेस्चर, ठीक है, आपका वॉकिंग स्टाइल, टॉकिंग स्टाइल, ये सारी चीज़ें आपके एम्प्लॉयज़ को इन्फ्लुएंस करती हैं। तो ये बॉडी लैंग्वेज जो है वो भी इंपॉर्टेंट होता है।
इफेक्टिव कम्युनिकेशंस में। ठीक है, तो ये तीनों पार्ट जो है वो इफेक्टिव कम्युनिकेशंस के, लेकिन इग्नोरिंग कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट द पार्ट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए शॉर्ट जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है प्रीवियस एग्जाम में कि शॉर्ट का मतलब होता क्या है, SWOT। तो इसको हम पहले समझ लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन दो तरीके से काम करता है। जब भी कोई इंस्टीट्यूट सेटअप होता है या कोई ऑर्गेनाइजेशन सेटअप होता है तो वो दो प्रकार की स्टडी करता है। एक तो करता है इंटरनल, एक तो क्या करता है इंटरनल, और एक करता है एक्सटर्नल। हमारे अंदर क्या है, पास, हमारे पास कितना और हम कितना अचीव कर सकते हैं। दूसरा करता है कि बाहर मार्केट की डिमांड क्या है। ठीक है, हम जो प्रोडक्ट दे रहे हैं वो प्रोडक्ट, वो केयर, वो लोगों को अट्रैक्ट करने में हेल्पफुल है या नहीं है। तो दो प्रकार की स्टडी होती है, एक तो होती है इंटरनल स्टडी, एक होती है एक्सटर्नल स्टडी। तो इंटरनल स्टडी में क्या करेंगे, एक तो स्ट्रेंथ चेक करेंगे कि हमारे पास क्या क्वालिटी है, हमारे पास हमारी ताकत कितनी है, स्ट्रेंथ क्या है, हमारे पास क्या पॉजिटिव वैल्यूज हैं। ठीक है, दूसरा हम बात करेंगे किस पर, वीकनेसेस पर, हमारी कमजोरी क्या है। जैसे मान के चलो आपने नर्सिंग इंस्टीट्यूट सेटअप किया, तो हमारी स्ट्रेंथ ये है कि हमारे पास हाईली क्वालिफाइड स्टाफ मौजूद है, या हमारी स्ट्रेंथ ये है कि हमारे पास प्रॉपर बिल्डिंग है, हमारे पास प्रॉपर सेटअप है, हमारे पास प्रॉपर लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स है। लेकिन हमारी कमजोरी क्या है कि हमारे पास प्रॉपर हाईली क्वालिफाइड स्टाफ नहीं है, हमारे पास जो स्टाफ है वो प्रॉपरली ट्रेंड नहीं है। ठीक है, तो हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हर इंस्टीट्यूट के अंदर कुछ स्ट्रेंथ होगी, कुछ वीकनेसेस होंगी। तो हमको क्या करना है, उन स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना है, हमारे पास कितना है और हमारी कमजोरी क्या है। ठीक है, दूसरा होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में क्या होता है, हमारी अपॉर्चुनिटी कितनी है, हम कितना आगे बढ़ सकते हैं, अभी हमारे पास जो है हम उसमें कितना ग्रो कर सकते हैं, मार्केट में हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज क्या है, और अगर हम ग्रो करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, तो उसमें हमारे लिए कितना रिस्क है, हमारे लिए क्या है, कितना रिस्क है, थ्रेट है। समझ में आ गया? तो हमारी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, ये चारों चीजों को हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। तो दो प्रकार की स्टडी, इंटरनल हमारे पास कितना है, एक्सटर्नल मार्केट में क्या है। तो उनके हिसाब से आप अपने इंस्टीट्यूशन का एनालिसिस करते हैं और वो कहलाता है शॉर्ट एनालिसिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और ये आप लोगों को आना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं लीडरशिप स्टाइल। देखिए लीडरशिप स्टाइल अभी तक हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं। दो प्रकार की लीडरशिप स्टाइल हम लोगों ने डिस्कस की थी, अथॉरिटेटिव, दूसरी होती है डेमोक्रेटिक, और तीसरी हमने बात की थी लेसेज फेयर। लेसेज फेयर जो है उसकी हमने बात नहीं की थी अभी तक। हमारे जो डिस्क्रिप्शन में आए थे वो दो प्रकार की लीडरशिप स्टाइल आई थी, अथॉरिटेटिव एंड डेमोक्रेटिक। तो अथॉरिटेटिव का मतलब समझ में आ गया, यहाँ पर जो लीडर होता है वही अपने आप को क्या मानता है, सर्वे सर्वा मानता है, और वो क्या देता है, ऑर्डर देता है। क्या देता है, ऑर्डर देता है। डेमोक्रेटिक में क्या होता है, जो लीडर होता है वो अपने एम्प्लॉयज को पार्टिसिपेट कराता है किसमें, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। तो उनकी भी हेल्प लेता है, उनके ओपिनियंस जानता है, उनका एटीट्यूड जानता है। वो होता है कौन सा स्टाइल, डेमोक्रेटिक स्टाइल। तो यहाँ पर पावर किसके पास होती है, लीडर के पास। तो यहाँ पर पावर कैसी होती है, सेंट्रलाइज्ड। कैसी होती है, सेंट्रलाइज्ड पावर होती है। और यहाँ पर पावर कैसी होती है, डिसेंट्रलाइज्ड। कैसी होती है, डिसेंट्रलाइज्ड। ठीक है, पार्टिसिपेटिव होती है। तीसरा होता है लेसेस फेयर। इसमें क्या होता है, यहाँ पर जो आपका लीडर है वो आपको फ्री छोड़ देता है। आप अपने तरीके से सिचुएशन देखिए और आप अपने तरीके से डिसीजन ले लीजिए। मुझे तो क्या चाहिए, केवल रिजल्ट चाहिए। मुझे तो क्या चाहिए, केवल रिजल्ट चाहिए। तो आप लोगों के लिए टारगेट सेट कर दिए जाते हैं। तो जैसे जो फार्मेसी कंपनी होती है वहां पर एमआर होते हैं, उनके लिए टारगेट होते हैं कि इतने जो है वैल्यूज की, या 2 लाख की, या 10 लाख की, 20 लाख की सेल होनी चाहिए। अब वो सेल कैसी करनी है, किस डॉक्टर के पास जाकर के आपको मिलना है, कितना उसे लिखवाना है, क्या गिफ्ट देना है, ये सारी चीजें कौन डिसाइड करता है, आपके
जो एमआर होता है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव वो डिसाइड करता है। जो आपका लीडर है वो किस पर फोकस्ड रहता है, आपके रिजल्ट्स पर। अगर आप रिजल्ट्स अच्छा दे रहे हो तो वो आपसे कभी कुछ नहीं कहेगा, वो कंप्लीट अथॉरिटी आपको दे देता है कि आप अपने अकॉर्डिंग सिचुएशन को एनालिसिस कीजिए, कैसे काम करना है वो भी आप देखिए, मुझे तो क्या चाहिए, केवल रिजल्ट चाहिए। तो वो प्रकार की स्टाइल क्या कहलाती है, लेजेस फेयर स्टाइल कहलाती है। चौथा है ट्रांसफॉर्मेशनल। ट्रांसफॉर्मेशनल क्या होता है, यहां पर जो लीडर्स होता है वो ये चाहता है कि उसका एम्प्लॉइज कंपनी के साथ साथ, मतलब प्रोफेशनल्स के साथ साथ पर्सनल ग्रोथ भी उसकी हो। तो ट्रांसफॉर्मेशनल में क्या चाहता है कि एक तो मोटिवेशन बढ़े, क्या चाहता है, एक तो मोटिवेशन बढ़े, उसकी प्रोफेशनल ग्रोथ हो, प्रोफेशनल ग्रोथ हो, उसके अंदर स्किल्स डेवलप हो, उसके अंदर क्या डेवलप हो, स्किल्स डेवलप हो। ठीक है, तो इन चीजों को मोटिवेट करता है एक लीडर अपने एम्प्लॉयज में, तो वो स्टाइल कहलाती है ट्रांसफॉर्मेशनल। यहां पर जो था केवल ऑर्डर देना था, एम्प्लॉयज का ग्रोथ हो या नहीं हो उससे लीडर को कोई मतलब नहीं है, सेम डेमोक्रेटिक में एंड सेम लेजेस फेयर में। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन में लीडर जो चाहता है वो अपने एम्प्लॉयज के बारे में भला सोचता है कि कंपनी के साथ साथ जो एम्प्लॉयज हैं उनका भी ग्रोथ होना चाहिए, हर मामले में उनका ग्रोथ होना चाहिए, तो वो होता है ट्रांसफॉर्मेशनल। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। विच लीडरशिप स्टाइल इज करेक्टराइज्ड बाय ए हैंड्स ऑफ अप्रोच। हैंड्स ऑफ अप्रोच मतलब हाथ खड़े कर दिए, तुमको जो करना है वो करो। एंड अलाउज टीम मेंबर टू मेक डिसीजन। टीम मेंबर्स को डिसीजन लेने के लिए अलाउ कर देता है कि तुमको जो करना है वो करो और अपने तरफ से डिसीजन लो। मुझे तो क्या चाहिए, रिजल्ट चाहिए। तो वो कौन सी स्टाइल हो गई, लेजेस फेयर स्टाइल हो गई। तो बढ़िया, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम्स इन नर्सिंग। अगर नर्सिंग के अंदर क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम्स डेवलप किया जाता है तो उसका मेन गोल क्या रहेगा। टू रिड्यूस कॉस्ट, क्या नर्सिंग केयर की कॉस्ट घटाना, यह हमारा एक एम हो सकता है, लेकिन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम का एम नहीं है। हम किसकी तरफ बात करते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव की तरफ बात करते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब सस्ता नहीं होता, कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब चीपर नहीं होता। कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब होता है कि जितना पेशेंट पे कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको सर्विसेज दी जा रही है या नहीं दी जा रही, वो होता है कॉस्ट इफेक्टिव। तो कॉस्ट इफेक्टिव बनाना हमारा एम है, लेकिन ये हमारा प्राइमरी गोल नहीं है, किसका, क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम्स का। टू एनहांस पेशेंट केयर आउटकम्स, ये हमारा क्या होगा, गोल होगा कि हम क्वालिटी इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, तो वो उसका रिजल्ट्स कहां देखने को मिलेगा हमको, बेटर पेशेंट केयर में। टू इंक्रीज स्टाफ सैलरीज, टू एक्सपेंड हॉस्पिटल फैसिलिटीज, ये सारे हमारे गोल हैं, लॉन्ग टर्म गोल है, कुछ शॉर्ट टर्म गोल है। लेकिन जो हम क्वालिटी प्रोग्राम्स, क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम्स स्पेशली जो डिजाइन कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, ताकि नर्सिंग स्टाफ कंपिटेंट हो, स्किल्ड हो, उनकी स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए कर रहे हैं। और स्किल्स इंप्रूव होगी तो क्या होगा, पेशेंट को मिलने वाली केयर भी कैसी होगी, क्वालिटी वाइज अच्छी होगी। क्लियर है, तो यहां पर आपका ऑप्शन क्या जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड्स ए स्नैपशॉट। निम्न में से कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको स्नैपशॉट दिखाता है, मतलब एक झलक में बता देता है ऑर्गेनाइजेशनल फाइनेंशियल पोजीशन, एक झलक में आपको क्या बता देता है, ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है वर्तमान में, एट ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में या करंट में उस ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट है, पहला है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट शो करती है कि हमारे पास इनकम कहां कहां से हो रही है, मतलब मनी का जो इनकमिंग है वो कहां कहां से हो रही है, कितनी इनकम हुई है और किस माध्यम से हुई है। दूसरा है कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो इंडिकेट करता है कि कहां से पैसा और आ रहा है और कहां जा रहा है। तीसरा होता है बजट रिपोर्ट। बजट रिपोर्ट जो होती है वो ये इवेल्युएट करती है कि हमने बजट में क्या प्लान किया था, बजट में हमने कितना एक्सपेंडिचर प्लान किया था और कितना इनकम प्लान की थी। बजट जब हम बनाते हैं वो प्रायर बनता है,
कोई भी काम हम करते हैं पूरे साल का या 6 महीने का, जो भी कंपनीज की पॉलिसीज है उसके अकॉर्डिंग हम बजट तैयार करते हैं कि किस जगह पर और कितना खर्चा करेंगे और कहाँ कहाँ से हमको कितनी इनकम होने की उम्मीद है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर प्लानिंग हो जाती है, प्री प्लानिंग हो जाती है, एक्सपेंडिचर कितना होगा प्लस इनकम कहाँ से, इनकम सोर्सेज कहाँ से बनेंगे, कहाँ से जनरेट होंगे। बाद में क्या करते हैं कि जो आपने बजट प्लान किया सारा काम हो गया, उसके बाद आप क्या करते हो, इवेल्युएट करते हो कि हमने जो प्लान किया था उसको, उस टारगेट को हमने कितना अचीव किया है। वो होती है आपकी बजट रिपोर्ट। तो बजट रिपोर्ट जो होता है वो आपके बजट प्लान का क्या होता है, इवेल्युएशन होता है। क्लियर है। बात करते हैं बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट जो होती है वो करंट पोजीशन दिखाती है कि आपके पास करंट फाइनेंशियल वैल्यू कितनी है, कितना आप इनकम कर चुके हो, कितना आप अर्न कर चुके हो, कितना आप एक्सपेंड कर चुके हो, वो सब का सम टोटल जो होता है, ठीक है, प्लस माइनस करके जो भी बचता है वो आपकी करंट फाइनेंशियल वैल्यू को इंडिकेट करता है कि अभी आपके ऑर्गेनाइजेशन के पास कितना फंड है। वो कौन इंडिकेट करता है, आपकी बैलेंस शीट। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या क्या गया, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, वर्तमान में फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कितना आ रहा है उस सम को मतलब नहीं, कितना जा रहा है उस सम को मतलब नहीं, वर्तमान में कितना है आपके पास, प्रेजेंट में कितना है आपके पास, वो कौन इंडिकेट करेगा, आपके बैलेंस शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग टास्क टू नर्सिंग स्टाफ। निम्न में से ऐसी कौन सी टर्म्स है जब नर्स मैनेजर, देखिए नर्स मैनेजर है और आपको पता है कि नर्स मैनेजर का काम होता है नर्सिंग स्टाफ को गाइड करना, उनको क्या करेगी, वो काम देगी, टास्क क्या करेगी, असाइन करेगी, किसको करेगी, नर्सिंग स्टाफ जो कि उसके अंडर में काम कर रहे हैं। तो नर्सिंग स्टाफ को टास्क असाइन करेगी। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। नर्स मैनेजर क्या करेगी, टास्क जो कि उसको जिम्मेदारी दी गई है वो उस टास्क को कैसे पूरा करवाएगी, वो उस टास्क को बराबर बराबर या अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंस या अकॉर्डिंग टू द सीनियरिटी वो अपने अंडर में जो काम कर रहे हैं नर्सिंग स्टाफ उनको एलोकेट कर देगी कि आपको ये काम करना, आपको ये काम करना, आपको इन पेशेंट्स को केयर देनी है, आपको इन पेशेंट्स को केयर देनी है। ये क्या कर दिया, टास्क असाइन कर दिया। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, प्रायोरिटाइजेशन। प्रायोरिटाइजेशन का मतलब होता है काम को प्रायोरिटी वाइज रखना, कौन सा काम पहले होगा कौन सा काम बाद में होगा, वो कहलाता है प्रायोरिटाइजेशन। तो वो इसमें नहीं आएगा। डेलीगेशन होता है प्रोसेस ऑफ असाइनिंग टास्क टू नर्सिंग स्टाफ, जो हमने बात की थी प्रोसेस, उसको अपन क्या बोलते हैं, डेलीगेशन बोलते हैं। तीसरा होता है सुपरविजन। सुपरविजन का मतलब क्या होता है, ओवरसीइंग, मतलब नर्सिंग स्टाफ को ओवरसीइंग करना, मतलब क्या करना, ऑब्जर्व करना, और जरूरत पड़ने पर क्या करना, गाइड करना। तो सुपरविजन का मतलब हम लोग कई समझ जाते हैं कि सुपरवाइजर जो होता है उसका काम, अधिकतर जो लोग गलत फहमी में रहते हैं, जो अधिकतर जो मैनेजर्स होते हैं, ठीक है, जो अच्छे इंस्टीट्यूट से स्टडी करके आए हैं उनको पता है कि सुपरवाइजर का काम होता क्या है। लेकिन कई लोग क्या होते हैं कि सुपरवाइजर बनते ही अपने आप को लगता है कि मैं कोई बहुत बड़ी पोजीशन पे आ गया, तो वो अननेसेसरी स्टाफ को डांटेंगे, उनको एक्सप्लॉइट करेंगे, उनका शोषण करेंगे, ठीक है, उनको अननेसेसरी परेशान करेंगे। तो वो सुपरवाइजर का काम नहीं होता। सुपरवाइजर का काम क्या होता है, अपने एम्प्लॉयज को ऑब्जर्व करना कि वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, और अगर उनको लगता है कि उनका जो परफॉर्मेंस है वो इंस्टीट्यूट के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग फिट नहीं बैठता है, तो वो उस एम्प्लॉयज को क्या करेंगे, गाइड करेंगे कि आपको अपना काम इस तरीके से करना चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई पनिशमेंट सुपरविजन का पार्ट नहीं है। सुपरविजन का पार्ट क्या है, ऑब्जर्वेशन प्लस गाइडेंस ओनली। किसी भी प्रकार का पनिशमेंट सुपरविजन के अंदर नहीं होगा। तो ये हो गया आपका सुपरविजन। और मैनेजमेंट मतलब होता है चीज़ों को अलग अलग, जो आपके पार्ट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, मोस्टली मैन मनी मटेरियल की बात होती है, 3M, मैन मनी एंड मटेरियल, इन तीनों का मैंने को ऑर्गेनाइज करना, इन तीनों को हैंडल करना, वो कहलाता है क्या, मैनेजमेंट। तो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, सिंपल क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग टास्क टू नर्सिंग स्टाफ, मतलब काम को बांटना। सिंपल शब्दों में कहें तो क्या होता है, काम को बांटना या देना, वो कहलाता है क्या, डेलीगेशन। क्लियर है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज का सेशन जो है वो काफी इंफॉर्मेटिव रहा था। कई ऐसे क्वेश्चंस थे जो आपके अंदर मैनेजमेंट को लेकर के आपके जो कंसेप्ट है उनको बिल्डअप करने वाले हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट जो अभी तक हमको सब्जेक्ट समझ में नहीं आता था या आता है, या अगर आता है तो भी
हम अपने उस माइंड सेट को डेवलप करें, एक एज ए मैनेजर हम अपने माइंड सेट को डेवलप कर सके, उस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर आज की इस वीडियो में थे। तो आज की वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताइए, और आज की वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके हमको पूछ सकते हैं। अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा ताकि हम अपने आप को और इम्प्रूव कर सकें, आप लोगों के नीड के अकॉर्डिंग अपने आप को डिजाइन कर सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।